इंफ्लेमेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनकेफेलाइटिस। हम लोग अपना सीएनएस पैथोलॉजी कवर कर रहे हैं। एनकेफेलाइटिस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताती चलूँ। ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन की, और मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं जिसकी वजह से एनकेफेलाइटिस हो रहा होता है वो होते हैं वायरल इन्फेक्शन, या समटाइम्स ऑटो इम्यून हो जाता है कि खुद ही जो है वो ब्रेन टिश्यू को अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं किस वजह से होता है। ये एनकेफेलाइटिस जो होता है ये यूजुअली वायरल होता है, बट ये डिफरेंट चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, और इसके डिफरेंट टाइप्स से इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। जिस तरह से जापानीज़ एनकेफेलाइटिस जो कि मॉस्किटो की वजह से होता है, टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस होता है, रेबीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू अ बाइट फ्रॉम अ मैमल, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं पेशेंट को, अगर ये बहुत एडवांस चला जाए तो कोमा में हो जाता है। इनिशियल सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं वो पेशेंट को फीवर होता है, हेडेक होता है, और दूसरा ये होता है कि ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपैरेटिवली एडल्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो एंटीवायरल मेडिकेशन वगैरह भी दी जा सकती हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन होती है एनकेफेलाइटिस की वो क्या हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है ऐसे पेशेंट को, या मेमोरी लॉस हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो इसका एक जो रीज़न है वो है हमारे पास वायरल मैनेजियो एनकेफेलाइटिस, क्योंकि ये मैनेजिस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है सबसे ज़्यादा, इसी वजह से ये एनकेफेलाइटिस डेवलप हो रहा होता है, और इसका कॉज सबसे बड़ा होता है वायरल एनकेफेलाइटिस। पेरीवेस्क्यूलर लिम्फोसाइट कफलिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं आपके, जो वेसल्स के अराउंड होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स वहाँ पर होते हैं, और उनमें क्या होता है, ईटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ नॉन एज पेरीवेस्क्यूलर लिम्फोसाइट कफलिंग। मल्टीपल फोकाई ऑफ नेक्रोसिस जो देखने में नेक्रोसिस मिल रही होती है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। न्यूरॉन फेजिया में न्यूरॉन फेजिया और होता है इसके अंदर न्यूरॉन फेजिया क्या होता है कि अपनी ही बॉडी के सेल्स न्यूरॉन्स को खा रहे होते हैं। सिंगल सेल न्यूरल नेक्रोसिस इज फेगोसाइटोसिस ऑफ डेब्रिस। माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स इसके अंदर मिल रहे होते हैं, छोटे छोटे नोड्स मिल रहे होते हैं। और सीवियर केसेस जो हो जाता है उसके अंदर क्या मिल रहा होता है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस हो जाता है। जो वेसल्स हो रही होती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और फिर वो नेक्रोटाइज होना शुरू हो जाती हैं विथ फोकल हेमरेज, और समटाइम्स वो इतना ज़्यादा वेस्कुलाइटिस सीरियस हो जाता है कि वो हेमरेज की तरफ भी जा रहा होता है। ग्रॉस फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, कौन सा एक कॉज है जो सबसे ज़्यादा करवा रहा होता है, हर्पीज जोस्टर वायरस होता है जो कि ये करवा रहा होता है मोस्ट ऑफ देम। एनकेफेलाइटिस डिस्ट्रक्शन करवा देता है इंफीरियर फ्रंटल एंटीरियर टेम्पोरल लोब के ऊपर। मैंने आपको बताया इसके क्या आपको फीचर्स मिल रहे होंगे, पैथोलॉजिकल फीचर्स, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ठीक है, पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको मिलेंगे। वेसल्स के इर्द गिर्द जो वेसल्स जा रही होंगी वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। कॉर्डरी टाइप 1 इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन, वायरल इंक्लूजन इन न्यूरॉन और ग्लाइड सेल। यूजुअली जो वायरल एनकेफेलाइटिस होता है वो किस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, न्यूरॉन, ग्लाइड सेल, आपके वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये जो होता है वो फीटर्स में ज़्यादा कॉमन है। इम्यूनोसप्रेस मैंने आपको बताया, ऑटो इम्यून भी हो सकता है समटाइम्स। एड्स के पेशेंट में भी ये बहुत कॉमन है। अच्छा, प्रोमिनेंट साइटोमेगैलिक सेल विद इंट्रान्यूक्लियर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोमेगैलिक जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर और जो बाहर इंट्रा न्यूक्लियर और जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट्स हो जाता है, ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो है वो कहाँ जाके इफेक्ट कर रहा होता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। इंट्रा न्यूक्लियर होता है और इंट्रा वो होता है साइटोप्लाज्मिक होता है नेचर वाइज। रेबीज़ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होती है, वेस्कुलर कंजेस्शन हो जाती है, ये आप देख रहे हैं वेसल्स यहाँ पे कंजेस्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, और इंटेंस एडिमा जो है वो मिल रहा होता है पेशेंट के अंदर। वाइड स्पेड न्यूरल डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है न्यूरॉन्स की जो है, मोस्ट सीवियर इन ब्रेन स्टेम के अंदर ये सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें। नेगरी बॉडीज़ पैथोनोमिक मिल रही होती है, नेगरी बॉडीज़ होती हैं ये जो आपको नज़र आ रही होंगी, ये यहाँ पे मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि
माइक्रोग्रैनुल नोड्यूल्स है द स्मॉल बॉडी वेसल्स, स्मॉल बॉडी जो वेसल्स होती हैं वहाँ पे क्या मिल रहे होते हैं, नोड्यूल्स टाइप के आपको मिल रहे होते हैं। ये देख रहे हैं वेसल्स जा रही है, तो वहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, माइक्रोग्रैनुल नोड्यूल्स मिल रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल मिलेंगे, बहुत सारे आपको सेल्स, ये सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स हैं। HIV एनकेफेलाइटिस माइक्रोग्रैनुल एंजाइल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स इसके अंदर दिखाया गया है। ये पिक्चर नंबर 1 के अंदर क्या दिख रहा है, माइक्रोग्रैनुल नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स छोटे 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 आपको नज़र आ रहे होंगे। एंजाइल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल एनकेफेलोपैथी होती है जो कि पैलोमा वायरस की वजह से। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि होती किस वजह से, इसका नाम क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये डिजीज़ होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है और क्या मेन फीचर्स मिल रहा होता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था कि PPTs जो है, यही PPTs FCPS के लिए यूज़ हो रही होती हैं, यही पैथोलॉजी MBBS स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, MPhil लेवल पर यूज़ हो रही होती हैं। तो काफ़ी डिटेल चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत हद तक मे भी आपको समझ ना आए एट योर लेवल, तो आपने सिर्फ जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता रही होती हूँ। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल एनकेफेलोपैथी जैसी पॉलिनोमा वायरस इसका एक कॉज होता है। यहाँ पे इरेगुलर पुअरली डिफाइंड एरिया मिल रहा होता है, डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। स्कैटर्ड लिपिड लाइडन मैक्रोफेजेस मिल रहे होते हैं जो लिपिड को ही इंगल्फ कर रहे होते हैं। एट द एज ऑफ द लीजन, जहाँ पे लीजन हुआ होता है उसके जो एजेस होते हैं वहाँ पे आपको ओलिगोडेंड्रोसाइटिक न्यूक्लियाई मिल रहे होते हैं, ठीक है। और वहाँ तो पर ही जाके जो है ना वो वायरस अटैक कर रहा होता है, जो आपने ये याद रखना है। और हाइपोक्रोमेटिक न्यूक्लियाई मिल रहे होते हैं इसके अंदर। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग और पैनिनसेफेलाइटिस क्या होता है, इसका मीजल्स वायरस एक कॉज होता है। वाइड स्प्रेड ग्लैंड, ये भी माइलिनेट शीट को डीजनरेट कर रहा होता है। न्यूक्लियाई के अंदर जो है ना वो वायरल एक्यूमुलेट हो जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स के अंदर। इन्फ्लेमेशन इधर भी हो जाती है वाइट मैटर और ग्रे मैटर की। और इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिली टेंजल्स जो एरिया होता है वहाँ पर जब न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। फंगल मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैंडिडा हो गया, म्यूकर मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस फ्रीक्वेंसी इन एड्स पेशेंट और एंडेमिक एरिया हिस्टोप्लाज्मा, कॉकिडॉइड्स एंड ब्लास्टोमाइसिस। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फंगल मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको सिर्फ याद रखना होता है। फंगल इन्फेक्शन 3 मेन पैटर्न में क्या होगा, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस होता है, वेस्कुलाइटिस हो जाता है जो कि फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। इसके साथ साथ और क्या हो रहा होता है, जो फंगल मेनिंजाइटिस हो रहा होता है ये क्रॉनिक होता है बेसिकली। एस्परजिलस जो फंगस है वो ये करवा रहा होता है। और कॉमनली सीन इन कैंडिडा, कैंडिडा डिजीज़ के अंदर ये जो है वो पाया जा रहा होता है। और क्रिप्टोकोकस होता है कैंडिडा। मल्टीपल माइक्रो एब्सेस विद और विदाउट ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है। दैट्स इट, आपने जो याद रखना होता है। अदर इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं जो कि एनकेफेलाइटिस करवा रहे होते हैं, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, एमोबियोसिस हो गया, ट्राइपेनोसोमियासिस हो गई है, ये सारे के सारे प्रोटोजोल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एनकेफेलाइटिस करवा रहे होते हैं। रिकेटेशन इन्फेक्शंस कौन कौन से हो गए, टाइफस हो गया, मॉकी मॉन्टेड स्पॉटेड फीवर हो गया, ये सारे के सारे अदर इन्फेक्शंस हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस आपने इतना याद नहीं रखना। थैंक यू। हमारा टॉपिक है ब्रेन एब्सेस। What is brain abscess? It's a focal collection within the brain parenchyma। एक कलेक्शन हो जाती है, ठीक है, और कहाँ पे हो जाती है, ब्रेन के पैरेंकाइमल एरियाज के ऊपर। पैथोजेनेसिस क्या है, डायरेक्ट में क्या होता है 20 to 60% ऑफ द केसेस फोकल एब्सेस बन जाता है। और हेमाटोजेनेसिस, दो इसके कॉज हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस जो है या तो डायरेक्ट हो सकती है या हेमाटोजेनेसिस हो सकती है। मल्टीपल एब्सेसेस हो सकते हैं जो कि 20 to 40% केसेस में होते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में क्या हो जाता है, फोकल एब्सेसेस हो जाते हैं। प्राइमरी सोर्स एंड डायरेक्ट स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस में क्या होता है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो ये करवा रहे होते हैं। और टाइटस मीडिया इट्स मिडिल एयर इन्फेक्शन होता है जो कि इंफीरियर टेम्पोरल लोब और सेरेब्रम तक जाता है, इफेक्ट करता है और उसके बाद ये डेवलप हो जाता है। फ्रंटल और एथमॉइड साइनोसिस की वजह से भी हो सकता है जो कि आपके फ्रंटल लोब पे होता है। डेंटल कैरीज फ्रंटल लोब पे जाके ये एक्सेस करवा रहा होता है, या फॉरेन बॉडी जिस तरह से बुलेट वगैरह हो गई है।
प्राइमरी सोर्स ऑफ हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड कौन कौन सी होती है? क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन, स्लैप नेप्सिस, एंड एम्फाइसीमा, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, इंट्राएब्डोमिनल एंड पैल्विक इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। तो आपने ये याद रखिए, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन में जो कि ब्रेन एब्सेस का कॉज है वो कौन सा है? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं। इसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या होगी? एनाएरोबिक्स होंगे, और एरोबिक्स किस तरह की प्रेजेंटेशन होगी? यूजुअली माउथ फ्लोरा के थ्रू एनाएरोबिक्स जो है वो जाके एब्सेस करवा रहे होते हैं ब्रेन पैरेन्काइमल टिश्यू के अंदर, मे बी फ्रॉम पैल्विक और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मल्टीपल एब्सेसेस हो सकते हैं। एनाएरोबिक्स कहाँ से जा रहा है? यूजुअली थ्रू द माउथ, लेकिन मे बी फ्रॉम पैल्विक या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, जो कि और फिर ये क्या करें, प्रोग्रेस करता करता माउथ के थ्रू ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाए। इसकी एग्जांपल है कौन कौन सी? एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियोसाइड स्पीशीज एंड फ्यूजोबैक्टीरियम। और क्या हो सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एसोरियासिस का कॉज हो सकता है। इसमें क्या होता है? न्यूरोसर्जरी एंड ट्रॉमा का जो है ना, इसका मेन कॉज भी हो सकता है। अगर ग्राम पॉजिटिव, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, अगर आप इसका कॉज देखें, नेचर ऑफ बैक्टीरिया देखें, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक माइक्रो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है जो आगे जाके हम करेंगे। ग्राम पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया जो कि ये सब करवा सकते हैं और किस साइकिल से? वो है आपके एस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और ये किस तरह से जो है वो रीच कर जाते हैं? अगर किसी की कोई सर्जरी प्लान हो रिलेटेड टू द ब्रेन या कोई ट्रॉमा हो जाए, उस वजह से होते हैं। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? यूजुअली फ्रॉम ट्रॉमा और न्यूरोसर्जरी, ये भी इसी वजह से हो सकता है। लेकिन इसमें और क्या हो सकता है? क्लेबिसाइन, निमोनिया, और ये स्पीशीज़ है। इंशाल्लाह जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तो आपको ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से स्पीशीज़ ऐसी होती है जो कि ये सारी चीज़ें करवा रही होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट वो कौन से होते हैं? जो कि HIV जिन्हें हुआ होता है। उनके अंदर कौन कौन से होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, लिस्टेरिया, फंगल, एस्परजिलस, साइटोप्लाज्मिक, ये सारे के सारे स्पीशीज़ हैं जो कि एक्ट करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट। वो कौन से होते हैं? जो कि HIV से जो है वो इन्फेक्ट हुए होते हैं। इमिग्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो कि मूव कर रहे होते हैं और जो आए हुए होते हैं किसी सोर्स से, जो है ना वो पेशेंट को लग रहे होते हैं। पैरासाइटिक इमिग्रेंट्स का एक कॉज होता है, और उसमें भी कौन सा होता है? सिस्टेक्रोसिस। 85% ऑफ द ब्रेन इन्फेक्शन इन मैक्सिको सिटी, ये इसी वजह से हो रहा होता है, पैरासाइटिक कॉज। क्या प्रॉब्लम होती है? क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ पेशेंट आपका आ रहा होता है? नेक में हेडेक हो जाता है। ठीक है, हेडेक हो जाता है, बहुत कॉमन कॉज है। नेक स्टिफनेस हो जाती है, एसोसिएटेड विद ऑक्सीपिटल एब्सेस, ऑक्सीपिटल एरिया में एब्सेसेस बन जाते हैं। एब्सेस लीक होना शुरू हो जाता है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। मेंटल स्टेटस आपका जो है पेशेंट का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर लग रहा होता है, और बर्स्टिंग हेडेक के साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है, स्पेशली नॉक्टर्नल, रात में इतना गंदा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, समटाइम्स वेकअप हो जाता है। वॉमिटिंग हो रही होती है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से ही वॉमिटिंग हो रही होती है। फिजिकल फाइंडिंग आपको क्या देखने को मिलेगी? फीवर, बट हर केसेस में नहीं होता, सिर्फ 45 to 50% केसेस में फीवर आपको मिल रहा होगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है, डेज और वीक्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ हेडेक हुआ होगा। हेडेक होने के बाद सीवियर इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ उस वक्त, अगर पेशेंट ने पैरासीटामोल ले ली होगी या कुछ भी ले लिया होगा, लेकिन अभी तक पेशेंट को नहीं पता कि मुझे ब्रेन एब्सेस हुआ है। अगर चंद दिन और चंद हफ्ते गुजर जाएँ तो फिर क्या होना शुरू हो जाता है? जो सिम्टम्स आ रहा होता है वो आ रहा होता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। सीजर्स लगना शुरू हो जाते हैं, जो है ना झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और 25% केसेस के अंदर होते हैं मे बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रेन एब्सेस। जो फर्स्ट साइन जो मिल रहा होता है ना वो आपको ब्रेन एब्सेस के अंदर वो क्या मिल रहा होता है? सीजर मिल रहा होता है। ठीक है, और इनफ्रंटल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। थर्ड और सिक्स क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो सकती है। रीज़न क्या होता है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पैपिलर एडिमा, सेरेब्रल एडिमा इसका कॉज होता है।
कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं जब ये पेशेंट सारी कंप्लेन लेके आ रहा होता है? तो सीटी विद कंट्रास्ट, आपने प्लेन सीटी नहीं करना है, कंट्रास्ट के साथ करना है। कंट्रास्ट के साथ ये फ़ायदा होगा, जहाँ पर भी एब्सेस मौजूद है तो कंट्रास्ट जब दे रहे होंगे, जब वो मीडियम दे रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कलरेशन हो जाएगी और आप इजीली सीटी स्कैन के ऊपर देख सकते हो। एमआरआई आप करवाएंगे, लंबर पंचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एब्सेस हो, कोई भी ट्यूमर हो, कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हो विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द सेरेब्रल ब्रेन से रिलेटेड हो या आपके फ्लूइड से रिलेटेड हो। लंबर पंचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और एनालिसिस, लंबर पंचर की भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी, इतना डिटेल तो नहीं लिखा हुआ। आपने वाइट ब्लड सेल्स देखने के लिम्फोसाइट्स क्या है, वो इंक्रीज़ हुए हुए, ये कम हुए हुए, वो और क्या चीज़ शो करेगा, लिम्फोसाइट्स वगैरह हम क्यों देख रहे होते हैं, इससे हमें पता लग रहा होता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होती है तो इससे हमें ये पता लग रहा होता है देयर इज़ सम इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा आप कंप्लीट ब्लड काउंट में आप देख सकते हैं, ब्लास्ट सेल देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप और सीबीसी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने देखनी होती है। दूसरा ये है कि अगर वाइट BC 1000 से अबव है तो मेनिंजाइटिस, कंसिस्टेंट विद मेनिंजाइटिस बट नॉट इम्प्रूव विद एंटीबायोटिक। अगर वाइट ब्लड सेल्स की ये क्वांटिटी तो फिर आप कितनी ही एंटीबायोटिक्स दे लें, वो जो है वो कवर अप नहीं होगा। कंसिडर एमआरआई फॉर रप्चर्ड एब्सेस। रप्चर्ड एब्सेस अगर फील हो रहा हो, बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे हो, तो फिर आपने एमआरआई की तरफ जाना होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या कर रहे होते हैं? सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर सक्शन के थ्रू जो है ना वो रिमूव कर लेते हैं। सर्जिकल ड्रेनेज होती है, शंट डालते हैं, पतला सा ट्यूब होता है उस एरिया के अंदर जहाँ पे भी वो एब्सेस मौजूद होता है, और जो शंट होता है वो क्या करता है, ड्रेन कर लेता है। एंसलिन दे रहे होते हैं, ऑगमेंटिन वगैरह दे रहे होते हैं, मेट्रोनाइडोजोल दे रहे होते हैं, मेट्रोनाइडोजोल फ्लैजेल्स वगैरह दे रहे होते हैं। सेफ्ट्राओक्सोन और सेफोटॉक्सिमीन, थर्ड जनरेशन की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं। ऑक्सिलिन एंड नेफेसिलिन, हेड ट्रॉमा या न्यूरोसर्जरी मेनली एसओरियस की वजह से हो रहा, तो उसमें ऑक्सीजन का कवरेज दे रहे थे। वैंकोमाइसिन एमआरएस है, वैंकोमाइसिन जो है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है, वो दे रहे होते हैं। एमेंजोग्लाइकोसाइड्स पुअर ब्लड ब्रेन अगर हो तो फिर आप उसमें यूज़ नहीं करते। कौन कौन सी इंडिकेशन है सर्जरी के लिए? मेडिसिन से इफेक्ट ना हो रहा, कोई क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो, और जो सिम्टम्स हैं वो और एग्रीवेट हो रहे हो, डिप्रेस सेंसोरियम, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो दीज ऑल आर द क्लियर इंडिकेशन फॉर सर्जरी। ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द रिंग डायमीटर ऑफ द एब्सेस, और जो एब्सेस है उसका साइज आप बढ़ो, जिस तरह से मैंने आपको बताया। नीडल एस्पिरेशन हो सकती है, शंट के थ्रू हो सकती है। नीडल के अंदर ये होती है प्रेफर अप्रोच बिकॉज ऑफ द नेस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, तो फिर आप नीडल एस्पायरेशन की तरफ जा सकते हैं। आपने नीडल वहाँ पे डाली और उसके बाद एस्पायरेट किया, और आप इस चीज़ को देख रहे होते हो, सीटी हो रहा होता है और अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, उसमें आप ये सारी चीज़ें उसकी मदद से जो है ये सारा प्रोसीजर आप कर रहे होते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल आपको सिम्टम्स वगैरह मिल रहे हो, बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो रहा हो, तो देन अल्टीमेटली आपने सर्जिकल एक्सिशन की तरफ जाना है। प्रेफर इन ट्रॉमेटिक एब्सेस हो या पार्टिकुलरली विद फॉरेन बॉडी एब्सेस हो एंड इनकैप्सुलेटेड फंगल एब्सेस हो, इन तीनों के अंदर क्लियर इंडिकेशन है सर्जिकल एक्सिशन की। एडवांटेज क्या होता है? शॉर्टर एंटीबायोटिक होती है सर्जिकल एक्सिशन के बाद 2 से 4 हफ्तों में पेशेंट जो है। स्टेरॉइड्स का भी यूज़ होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर जब पेशेंट के अंदर काफ़ी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रही हो, मेनली जब मास इफ़ेक्ट आ रहा हो। ठीक है, मास इफ़ेक्ट में ये होता है कि मास जो है वो एब्सेस का जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने के बाद क्या हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और जो सराउंडिंग वेसल्स है उसको कंप्रेस कर रहा है, और साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 और 7 नर्व्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा होता है आपका जो होता है, तो फिर उसके अंदर स्टेरॉइड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो कि आपने पेशेंट ने फेस करने होते हैं। डिसएडवांटेजेस: रिड्यूस कंट्रास्ट एनहांसमेंट ऑफ सीटी स्कैन, स्लो कैप्सूल फॉर्मेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर, ये बढ़ा देता है रिस्क ऑफ रप्चर। डिक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स भी चल रही है और साथ साथ आप स्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं तो फिर क्या होता है कि एंटीबायोटिक की जो पेनिट्रेशन है वो ये क्या करता है, स्टेरॉइड्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन पे आ जाते हैं।
न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सबसे बड़ी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है एब्सेस की, कॉमनली सीजर्स विद फ्रंटल लीजन, सीजर्स बहुत मिल रहे होते हैं, ठीक है, झटके लग रहे होते हैं ब्रेन में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत हद तक जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, पुअर प्रोग्नोसिस है, कोई इसका कोई अच्छा इतना कोई इफेक्ट नहीं है, आप कोई भी ट्रीटमेंट दे लें, मेडिसिन दें या सर्जिकल दें, अनटिल अनलेस जब तक वो माइल्ड स्टेज पे हो तो चलो इट कैन बी ट्रीटेबल थ्रू दी मेडिसिन और थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर, ड्राई नीडलिंग से आप कर सकते हो, नीडलिंग के थ्रू जो है। बट अगर जैसे जैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे जैसे रिंग का साइज एब्सेस का इंक्रीज़ हो रहा है तो पुअर प्रोग्नोसिस हो जाती है। मोर्टेलिटी तकरीबन 30% के करीब है जो डेथ रिपोर्ट हो रही होती है इस कंडीशन की वजह से। रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन है बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा होता है, सिवियर मेंटल चेंजेस आ रही होती हैं और रप्चर इनटू अ वेंट्रिकल और एंड स्टेज पे क्या चला जाता है वेंट्रिकुलर रप्चर की तरफ। थैंक यू क्लास।